हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा से। और लेकिन इस बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्या लेने वाले हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेने वाले हैं। तो एलिवेट का मतलब क्या है? एलिवेट मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना। काय में इंक्रीज कर जाना? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को पहले समझने, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई लिक्विड है, ठीक है, और वो क्या है, वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम में आ गया। यहाँ पे लिक्विड और वेपर क्या इक्विलिब्रियम में आ गए। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये जो वेपर्स है ना, ये वाले जो वेपर्स हैं, इनका प्रेशर कितनी बार हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, क्योंकि सी पर क्या होता है, सी लेवल पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है 1 atm लेता है। माउंटेन्स में कम होता है, माउंटेन में जाएंगे, हाइट पे जाएंगे तो कम हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। तो आप 1 atm ले लें, चाहे आप सीधा बोले एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिसपे जो वेपर प्रेशर होता है किसी लिक्विड का, वो किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के। जब इसका वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मानो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ पे? 1 atm है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ये दोनों प्रेशर बराबर हो गए, तो ये अब बॉयल होना शुरू हो जाएगा, एयर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 atm है तो 1 atm, अगर माउंटेन्स पे कम है तो वो कम होगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। माउंटेन्स में क्या होता है? वाटर क्या होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होकर इतनी वेपर बना लेता है जितनी वेपर जो होती हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होती हैं। वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, 1 atm नहीं होता है ना। 7 atm, 80.7 atm, 0.7 atm इतना होता है। तो क्या होता है? वो जल्दी ही बॉयल हो जाता है। वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है? बॉयल हो जाता है। तो वैसे क्या होता है, अगर आप सी लेवल की बात करें, एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? 1 atm। और ये कब कहाँ पे होता है? सी लेवल पे होता है। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। इस तरीके से जो उसका वेपर प्रेशर कितना बनाना है? 1 atm बनाना है उसको। तो कितने बनता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। तो सी लेवल पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा है? एलिवेशन आ रहा है, मतलब इंक्रीमेंट आ रहा है। कैसे आ रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड बनाने पे, ठीक है। ऑन डिसॉल्विंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अकर होगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, काय के अंदर करेंगे? इंसॉल्वेंट, ठीक है। देन चलिए इस बात को लेंगे, इसको इस तरीके से समझते हैं सिंपल में। ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। इसमें क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया आपने। जो इसका प्रेशर था वो पी नॉट ए है, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? कम ही होगा, पी एच सॉल्यूशन हो गया। तो आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब इसके वेपर प्रेशर में क्या आती है? कमी आती है, लोअरिंग आती है। अब लोअरिंग जब आ रही है किसमें? इसमें सॉल्यूशन में कम आ रही है। ये कैसी ज़्यादा है? या इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, उसका कम है, ठीक है, अच्छा बात है, कम है। तो अब इसको 1 atm बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा वेपर इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वेपर ज़्यादा है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इस पे इतनी वेपर है, ये वाटर है ना, ये सॉल्यूशन है वाटर का, सॉल्यूशन किसी नॉन नॉन वोलेटाइल के साथ, नॉन वोलेटाइल सॉलिड के साथ। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मानो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये प्योर का। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर्स बनेंगी, उसकी उसका 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 प्रेशर कितना होगा? 1 atm के बराबर होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? 1 atm से कम होगा, मान लो 0.8 होगा। कितने पे? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड से क्या होता है? वेपर कम बनती है, वेपर बनेंगी और तो प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, जब इसका 1 atm हो जाएगा, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितने पे है?
मोर देन 100 पे आता है, ठीक है, ज्यादा पे आएगा। तो वो डिपेंड क्या पे करेगा, आप कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिला रहे हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप जितना ज्यादा मिलाएंगे इतना ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस जो होता है इन दोनों का, मान लो इसका 115 आया, इसका 100 आया, तो 115 माइनस 100 मतलब 15, है ना, या फिर 0.15, जो भी 0.15 का आ रहा है, जितना भी आ रहा है, ज्यादा मिलाओगे ज्यादा आएगा, कम मिलाओगे कम आएगा। तो वो क्या आएगा, डिफरेंस हो गया डेल्टा टीवी। इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ही बोलते हैं। डिफरेंस जो, इसको डिफरेंस को बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन का सेम टेम्परेचर पे, सॉरी टेम्परेचर तो डिफरेंट होगा, क्या नाम है, ये सेम, ये यहाँ पर है सेम वॉल्यूम, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है उसका पार्शियल प्रेशर कम हो ज़्यादा होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये यहाँ कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम, क्योंकि इसको ज़्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, 1 करना पड़ेगा, इसको 1 थोड़ा 100 पे ऑलरेडी 1 होता है, इसका यहाँ पे 100 पे 1.8 होता है, तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर बनाना पड़ेगा। मान लो इसको ये 100 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 115 आ गया, तो डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा, इतना मत करिए, 100.15 कर लीजिए, इतना आ गया इसका, है ना। तो उसका डिफरेंस क्या आ गया, 0.15 आ गया। तो डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.15, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो डेल्टा टी भी है क्या, ये डिफरेंस इन दोनों का। ये किसका डिफरेंस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर वाले का। तो ये क्या है, सॉल्यूशन वाला माइनस प्योर वाला, ज़्यादा तो यही है, कम ये है, ये है डेल्टा टी भी। तो डेल्टा टी भी जो डिफरेंस है वो काय पे डिपेंड करेगा, जितने आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाओगे इतना ये डिफरेंस ज़्यादा आएगा, जितना मिलाओगे इतना बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ेगा और इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो डेल्टा टी भी जो डिपेंड कर रहा है इस तरीके से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, मोलरिटी पे। मोलरिटी क्या मतलब, अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे आ जाता है के बी, मोलरिटी को एम लिख दो आप, और आई वहाँ कंसिडर करेंगे आप, आपका कैसा है, आपका अगर वो कैसा है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, अगर वो आयनाइज होगा तो आई की वैल्यू चेंज होगी, आई इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, है ना। हो सकता है वो एसोसिएशन करे या डिसोसिएशन करे, तो आई की वैल्यू आप निकालेंगे क्वांटम फैक्टर, तब जाके आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। अगर आई इज इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे आई को 1 पुट कर देंगे, मतलब ना एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे, ओके। तो डेल्टा टी भी यहाँ हमारा आ गया इतना। अब हम बात करते हैं के बी क्या है। के बी एक्चुअली के बी जो मैटर करता है वो हमेशा सॉल्वेंट में मैटर करता है, इसका सॉलिड से कोई मतलब नहीं है। के बी जो है किससे मैटर करेगा, सीधे का सीधा सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये है क्या, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अब आई इज इक्वल टू 1 कर लें, 4, आई इज इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। इफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज नॉट अकर, ना तो एसोसिएशन हो रही है ना डिसोसिएशन हो रही है, तो आई क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, देन आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, के बी एम। के बी है क्या आखिर, के बी एम क्या, अगर आपकी मोलिटी 1 हो जाए, मतलब 1 मोल पर केजी हो जाए, मोलिटी कब होगी 1 कब होगी मोलिटी, जब इसके अंदर 1 केजी के अंदर 1 मोल आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालेंगे, तो तब जाके एम होगी, एम आपकी 1 हो जाएगी मोलिटी। अगर इसकी 1 हो जाएगी मतलब 1 मोल हो जाएगी, तो डेल्टा टी बी क्या आ जाएगा, के बी के। समझ में आ गया, के बी है क्या, मतलब मोलर, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ क्या है, के बी क्या है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ठीक है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आपकी मोलिटी, मोलर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको 1 मोलिटी या 1 लेके चलते हैं, तो के बी क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है,
कब? जब आपकी मोलिटी क्या है, 1 है। मोलिटी 1 मतलब एक मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है 1 kg के अंदर डिजोल्व है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वही क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, वही आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, वही आपका केबी है। अब इसके बाद यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ केबी। तो यूनिट ऑफ केबी तो कैसे निकाल सकते हैं हम? तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा टीबी और के बी एम। डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होती है? केल्विन। और एम की क्या होती है? मोल पर केजी। और ये हो गया आपका केबी, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी बराबर क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाइए, तो केल्विन केजी आ जाएगा, उसके साथ में केल्विन केजी मोल इनवर्स, है ना। ये तो होगी यूनिट इसकी, केबी केल्विन मोल इनवर्स की यूनिट हो जाएगी, या फिर पर मोल, कैसे भी लिख लीजिए आप, है ना। तो यहां से आपका ये क्या चीज है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, वहां से मैंने उठा के वो ये बात यहां पे लिखी है। साफ साफ लिख देता हूं मैं आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो आपको यूनिट का पता चल गया इसकी, केबी के बारे में पता चल गया केबी क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसको आगे भी और डिफाइन कर सकते हैं, एम को और थोड़ा सा। देखिए आपको तो पता ही है एम क्या है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। तो ये भी हटा देते हैं। देखिए ये यूनिट थी, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि थोड़ा डाटा वाटा वगैरह। ये डेल्टा टीबी क्या है? केबीएम। मतलब डेल्टा टीबी को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ज्यादा वाला कौन सा है, सॉल्यूशन वाला, माइनस प्योर वाला, है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ज्यादा है कम, तो डेल्टा टीबी डिफरेंस ये है। केबी कितना है? केबी तो केबी रहेगा। एम मोलिटी क्या होती है? वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। या फिर केबी इज इक्वल टू, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास तो भैया वो होगा, मोलर मास तो आपको पता ही क्या के अंदर होता है, वेट केजी में होना चाहिए। तो ये वेट अपॉन यहाँ होगा, वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपका वेट वैसे नहीं होगा तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या पे डिपेंड करती है, मोलिटी पे। और मोलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉलिड के। नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड के ज़्यादा डालेंगे तो क्या बनेगी, आपकी मोलिटी बढ़ेगी, और मोलिटी बढ़ेगी तो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल की ये। और देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूलर मास सॉलिड के मॉलिक्यूलर मास से क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नीचे आ रहा है ये, पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी नीचे आ रहा था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या रहता है, बिल्कुल इनवर्सली रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ये केजी की बात तभी करेंगे जब आपका ग्राम में दे रखा होगा, तो इसको केजी कर लेंगे। अगर ऑलरेडी वेट आपका ये वेट है, यहाँ पे ये वेट, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है, तो ये तो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सभी अगर केजी में तो नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ये केजी में है तो नहीं करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और ये वेट अगर आपका केजी में है तो नहीं करेंगे, अगर ये वेट के ग्राम में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अगर यहीं पे आपका आई आई कोई काम करता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं या फिर आप एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई यहाँ पे मौजूद रहेगा। केजी में होना चाहिए वाला वेट, ये तो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, तो ये क्या होना चाहिए, केजी में। तो एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहता है, इसके इनवर्सली रहता है इसका। ये ऊपर रहेगा तो ये मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा सॉल्यूट का वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो आइए आगे हम बात करते हैं, इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ से बात पहले अब केबी की और बात कर लेते हैं, केबी और कैसे निकाल लेते हैं। केबी अगर आपको गेम में नहीं है, केबी का एक फॉर्मूला और है। क्या है केबी का फॉर्मूला, केबी क्या है, केबी नॉट का स्क्वायर
इंटू एम 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, ये क्या है, के भी है, के बी का फॉर्मूला ये भी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314 है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और आप कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, 2 कैलोरी वाला भी, अगर आपका यहाँ पे वेपराइजेशन आपका कैलोरी में दे रखा है आर को, हाँ 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना, इस तरीके से। तो आर की वैल्यू, तो आर क्या, गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वह जूल वाला यूज होगा या कैलोरी वाला यूज होगा। ये टी भी क्या है, टी भी इनिशियल वाला, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्योर का। ठीक है, उसका स्क्वायर। एम क्या है, एम क्या है, एम मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, वो जूल वाला या कैलोरी वाला यूज करना है। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अगर आपको के भी नहीं दे रखा तो कहीं पहले तो क्वेश्चन में गिवन होगा, वरना अगर आपको कैलकुलेट कर सकते हो आप। डेल्टा टी बी नॉट स्क्वायर क्या है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। किसका बॉइलिंग पॉइंट है ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, जो भी सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा, जो भी होगा। ठीक है, ये आपका केवीआर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए आप ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में देखिए, यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऊपर जा रहा है और टेम्परेचर इधर जा रहा है। ठीक है, तो पहले एक मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ, फिर दूसरे की बात करते हैं। ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसको बना देता हूँ। देखिए, जनरली क्या होगा, एक आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट था और एक आपका सॉल्यूशन था। एक आपका क्या था, प्योर था आपका, और एक आपका सॉल्यूशन था, और ये आपका क्या था, प्योर था, इसका पी नॉट ए था। प्रेशर इसका ज़्यादा था, इसका कम था, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका ज़्यादा है सॉल्यूशन का। और वेपर प्रेशर जो है, ये बात हम ग्राफ का में ले रहे हैं वेपर प्रेशर में। तो वेपर प्रेशर जो होगा, ये मैंने आपका वेपर प्रेशर बनाया, ऐसे ग्राफ बनाया। वेपर प्रेशर जो करेगा, देखिए इंक्रीज कर रहा है वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर, आप सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर वहां पे सॉल्यूशन का जो है कम है, ये मैं इसको सॉल्वेंट का लेता हूं। सॉल्वेंट का जो होगा कम होगा, मतलब क्या कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर पे तब जाके होगा, तो वो यहाँ पे होगा उसका। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ बात करें 1 एटीएम की, ये 1 एटीएम प्रेशर है। तो ये 1 एटीएम कब हासिल करेगा, सॉल्वेंट कब हासिल करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्वेंट हासिल कर लेगा ये। अगर आप सॉल्वेंट को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे आप, तो ये आपका बिल्कुल आप, तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सॉल्वेंट है उसका जो यहाँ पे पहले कम था, देखो इस टेम्परेचर पे कम था सॉल्वेंट का, है ना, इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर और बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ाया तो और बढ़ा। तो 1 एटीएम कब हुआ, जब आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ सॉल्वेंट का। वाटर का रहता है, वाटर को हम यहाँ सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं 100 पे, यहाँ पे ऐसे बन गया, समझने के लिए हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन सॉल्यूशन का जो होगा वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटीएम नहीं होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो 1 एटीएम पे कम होगा, तो इसको हम इसी को समझने पहले थे, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या है, 100 पे क्या होगा उसका, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम होगा। सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटीएम नहीं होगा, उसको थोड़ा कम होगा। मतलब 100 पे क्या होगा, यहाँ कम होगा थोड़ा, है ना, कम होगा। और इससे और कम पे इससे इसके मुकाबले और कम होगा, इसके मुकाबले और कम होगा, इसके मुकाबले कम होगा, इसके मुकाबले यहाँ भी कम होगा, ये यहाँ कम होगा, ये यहाँ कम होगा। तो सॉल्यूशन का जो आएगा वो ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरीके से।
मतलब कमी आएगा इससे, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें कि ये सॉल्यूशन का है, तो वो सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। ये किसका है? सॉल्यूशन का। ये सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो 1 atm कब होगा? 100 पे हो जाएगा, है ना? ठीक है, अभी हम सब लाइन मिला देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए हमारा। सिर्फ हम कौन सी लाइन छोड़ते हैं? ये वाली छोड़ते हैं, सिर्फ ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है कि जब बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है वो टेम्परेचर जिस पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हो जाए या किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो जाए वो 1 atm के बराबर हो जाए। लेकिन इसका जो 1 atm आ रहा है वो तो लेट आ रहा है, वो देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मान लो ये कितना हो गया, 101 हो गया। ठीक है, एक एक पे हमने बना रखा है। तो इसका इसका 100 पे हो रहा है, इस सॉल्वेंट की वेपर का जो प्रेशर है 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, और इसका हो रहा है 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये इसका है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा। तो 1 atm क्या होगा? लेट हासिल करेंगे। तो अगर आप सोचो, अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा कम कर दूं, हम सॉल्वेंट की बात करता हूँ, सॉल्वेंट का अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, इस ग्राफ को सोचो आप, टेम्परेचर थोड़ा मैं कम कर दूं, यहाँ कर दूं, है ना सॉल्वेंट, तो उसका क्या हो रहा है? कम, यहाँ कम आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है? कम आ रहा है, प्रेशर कम आएगा। और सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे इसी का बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया? तो बोले ये जो डिफरेंस आया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये आ गया, 100 आ गया, है ना, ये, और इसका इसका आ गया ये, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? सॉल्यूशन वाले का माइनस ये वाला प्योर वाला। प्योर वाले को नोट से कहेंगे, इसे कहेंगे, ये क्या चीज है? ये डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या है? ये डिफरेंस है दोनों का, इस तरीके से। तो ग्राफ से समझ में आ गया, ये वेपर प्रेशर था और ये क्या था? टेम्परेचर था। तो आप और भी बना सकते हैं, आप सॉल्यूशन को और ज्यादा करेंगे। दूसरा, ये कोई ए सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन और ले लो आप। ये तो प्योर था, प्योर सॉल्वेंट है। ये आपने कोई ए सॉल्यूशन ले लिया और आपने बी सॉल्यूशन ले लिया, उसमें कंसंट्रेशन हमने और डाली, तो उसकी वेपर्स और कम आएंगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये आएगा, इसको बी बोलो। तो उसका और आएगा, मतलब 105 आ जाए, है ना, जो भी आप जैसा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला है। तो ये कौन सा वाला है? ये बी के वाला है। फिर जैसे जैसे आप नॉन वोल्टेज सोर्स ज्यादा मिलाएंगे तो ऐसे क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर कम आएगा, है ना, तो उसका जो वेपर प्रेशर 1 atm जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे जाके होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? अगर आप इस सॉल्वेंट का और इस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उस टाइम पे डेल्टा टीबी क्या होगा? इसका और इसके बीच का डिफरेंट डेल्टा टीबी हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ क्या नाम है, एक ही केस लेंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो डेल्टा टीबी क्या है हमारा? ये वाला है। आप कितने सारे केस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है? वो डेल्टा टीबी है। तो ये हमारा ग्राफ था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको अलग वीडियो में हम कराएंगे। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? और तो स्टूडेंट्स, हमारा नया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लें, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो जनरली क्या है, मैं आपको एक बार समझा दूं। कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। जब भी फ्रिज होता है ना, तो इसका जो इसमें जो सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो कुछ लिक्विड बचता है और कुछ आपका सॉलिड बन जाता है। और दोनों क्या होती है, दोनों फेस क्या होती है, आपस में इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये जो सॉलिड बनता है ना, ये सॉलिड वाला जो पार्ट है वो सिर्फ क्या होता है, सॉल्वेंट का बचता है। और जो आपका सॉल्यूट होता है ना, इसमें लिक्विड वाले में होता है। जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो सिर्फ उस सॉल्वेंट का होता है। ये लिक्विड रहेगा और नॉन वोलेटाइल आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बड़ा करके लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो इस तरीके से आप समझिए कि
आप नमक का पानी लेकर फ्रिज में रखते हैं तो जो आपको उसका जो क्रिस्टलाइजेशन होगा स्टार्टिंग में, कुछ पार्ट लिक्विड रहेगा और कुछ पार्ट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो सॉलिड वाला जो पार्ट रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा आपका प्योर, और वो उसके अंदर सारा पार्ट जो होगा, जो सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाला पार्ट जो होगा वो लिक्विड में होगा, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो कौन से वाले पार्ट का होता है, वो लिक्विड वाले पार्ट का होता है। ओके, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, क्या द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। ये सॉलिड फेज है और ये लिक्विड फेज है। तो इस लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉरी सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और इस लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाएगा, लिक्विड फेज और वेपर फेज क्या है आपस में इक्विलिब्रियम में, सॉरी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज क्या है आपस में इक्विलिब्रियम में। तो ये सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जब इक्विलिब्रियम में होंगे दोनों के दोनों, तो उनके ऊपर जो वेपर होगी अगर उनकी इक्वल होती है, जिस टेम्परेचर पे होगी वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तो हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी वही होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर जो कि सब्सटेंस की होती है, कोई भी सब्सटेंस है, वाटर ले लीजिए आप, ठीक है, तो उसकी वेपर प्रेशर जो होगी लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी, वेपर फेज वेपर प्रेशर ही रहेगा, और सॉलिड फेज। तो सॉलिड फेज में और लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर रहेगा उस सब्सटेंस का, सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है और जो लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा उस सब्सटेंस का, ठीक है, और जो सॉलिड में जो होगा वेपर प्रेशर वो क्या होगा, इक्वल होगा, इज इक्वल होगा। दोनों क्या होंगे, सॉलिड, जो सॉलिड सॉल्वेंट है आपका, और ये जो भी ये हमने सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, तो ये आपका जो सॉलिड पार्ट है और ये जो लिक्विड पार्ट है, इन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, और जो वेपर प्रेशर है दोनों का क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और ये सॉलिड और लिक्विड क्या है आपस में इक्विलिब्रियम में। कैसे इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, दोनों के वेपर प्रेशर सॉलिड के और लिक्विड के वेपर प्रेशर क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। कब, वो दोनों जब कैसे हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट था हमारा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड फेज और सॉलिड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो उसके वेपर प्रेशर जो क्या हो, इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी उसी को बोलते हैं। तो अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर अगर ये लिक्विड है, अगर आप लिक्विड में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाएगा इसका डिप कम आएगा, मतलब इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। अगर मान लो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस वाटर का, तो इसका आएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड या -3 डिग्री सेंटीग्रेड या -1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डिक्रीज कर जाएगा, डिप्रेशन कर जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे कम कर जाएगा, तो वही वाली बात है इसके ऊपर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बस यही कि यहाँ पे जो उसकी एस है, एंट्रोपी है, वो ज्यादा है, यहाँ पे एंट्रोपी कम है। तो फ्रीज होने के लिए तो भैया जब कोई वो बनती है, तो वहां पे क्या होता है, इस तरीके से, तो इसका वेपर प्रेशर क्या नाम है, ये जो क्या होगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और ये क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी जो हो जाएगी, अरे और तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर प्योर वाटर का, और यहाँ पे कितना होगा, कम हो जाएगा, मतलब डिप्रेस कर जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। ओके, तो अब क्या होगा, ये होता वजह क्या होती है, ये होती है आपकी एंट्रोपी। एंट्रोपी इसकी ज्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है। अब किसी को फ्रिज होने के लिए, कोई फ्रिज हो रहा है, फ्रिज क्यों होता है, कोई वो क्योंकि क्या होता है, पैक में रैंडमली, मतलब एक तरीके से रैंडमली मिक्स, जो लिक्विड क्या होता है, रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो फिक्स हो जाते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में। तो रेगुलर अरेंजमेंट में जब कोई चीज फ्रीज होती है, तो फ्रिज क्यों होती है, क्योंकि उसकी वो एंट्रोपी कम कर देता है, उसकी रैंडमनेस कम कर देता है। तो एंट्रोपी जो होगी, देखो अब इसकी जो रैंडमनेस कम करेगा तो वो आसानी से कर देगा, है ना, इसको फ्रीज कर देगा। लेकिन इसमें जो है ज्यादा रैंडमनेस है,
तो इसको ज्यादा इसको क्या नाम है, कम ज्यादा टेम्परेचर पर ये फ्रीज होगा, तो इसकी रैंडमनेस जो क्या नाम है इसकी खत्म होगी, वो ज्यादा पे होगी, क्योंकि इसके अंदर एंट्रोपी इसकी ज्यादा है। क्यों एंट्रोपी ज्यादा? एंट्रोपी इसकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये लिक्विड के अंदर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आए हुए हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड आए हुए, इसका मतलब क्या है कि कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आने की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आने की वजह से हो जाएगा ये एकदम इसकी जो आपकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यही वजह है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा नीचे जाके होता है, ज्यादा लो टेम्परेचर पे जाके होता है, और उसका क्या होता है, कम टेम्परेचर पे होता है। क्योंकि यहाँ पे और इसमें आप कंपेयर करेंगे, प्योर में और सॉल्यूशन में कंपेयर करेंगे, तो दोनों की एंट्रोपी में ऑलरेडी इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीज कुछ चीज फ्रीज करती है और उसको एक रेगुलर अरेंजमेंट में उसको बिठाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें एक रैंडमनेस खत्म होती है, रैंडमनेस डिक्रीज होती है। तो फ्रीजिंग क्या है, एक क्या नाम है, वहां एंट्रोपी कम होती है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा कम करनी पड़ेगी, इसकी क्या नाम है ये, क्योंकि इसकी एंट्रोपी ज्यादा है ऑलरेडी, तो इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, ये कम टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एक तरीके से वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर आपका सॉलिड और लिक्विड क्या हो, सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में हो, और उस टेम्परेचर पे क्या हो, वो टेम्परेचर देखो, पहली तो बात ये है कि सॉलिड और लिक्विड क्या हो, आपस में इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, फिर उनके ऊपर वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर दोनों की वेपर प्रेशर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए इसका मैं वो समझाता हूं आपको ग्राफ। ये टेम्परेचर हमारा, ओके, और ये टेम्परेचर हमारा, और ये वेपर प्रेशर है। तो आप इसको मैं थोड़ा शुरू से समझाता हूं आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लो अगर 180 में, मान लो ये कोई लिक्विड है, लिक्विड का हम पढ़े थे, ये पढ़े थे और ये आगे पढ़े थे, और ये इस तरीके से ऐसे भी। तो सॉल्यूशन में और लिक्विड में, ये लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो ये और ये, इसका वेपर प्रेशर जो है इससे कम है। आप किसी भी टेम्परेचर पर चेक करके देख लीजिए, आप इस टेम्परेचर पर चेक करिए, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर इतना है और इसका वेपर प्रेशर इतना है। तो वेपर प्रेशर हमेशा प्योर का ज्यादा होता है ना, और क्या होता है, सॉल्यूशन में कम होता है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ये देखिए, ठीक है, इसको आगे देखिए, ये देखिए, तो इस टेम्परेचर पे देखिए, इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इतना है, और जबकि इसका जो है प्योर जो है वो इतना है, वो ज्यादा है प्योर का। तो प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ये तो हमें पता ही है पहले से, और सॉल्यूशन का होता है हमारा कम। तो इस तरीके से हमने पिछले भी ग्राफ पढ़ा था, किसका, प्योर का और सॉल्यूशन का, ठीक है। ये हमारे ग्राफ हैं दोनों। अब सॉलिड भी होगा, क्योंकि इसमें सॉलिड भी आ गया ना, सॉलिड बन जाता है प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड है, ओके। तो सॉलिड का होगा यहां नीचे, तो सॉलिड के वेपर प्रेशर कम होंगी, ऐसे होगी, ठीक है। सॉलिड क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ग्राफ, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, और थोड़ा ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से। कभी कुछ चीजें बहुत देर तक बनती नहीं, ये तो ये क्या है, सॉलिड का है। तो सॉलिड का जो है वो क्या है, कम है, सॉलिड का वो कम है। सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है उस टेम्परेचर पे कम होगा, है ना। सॉलिड का इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या है, ये है, इस टेम्परेचर पे उसका सॉलिड का वेपर प्रेशर ये है, सॉलिड का वेपर प्रेशर ये है। सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो भी तो सब्लिमेशन में होता है सीधा सीधा, है ना। तो ये सॉलिड का वेपर का प्रेशर है। तो सॉलिड्स पे के ऊपर वेपर्स कम बनेंगी तो कम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट देखो मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन को आप जमाते हैं तो जो चीज जमती है, जो फ्रीज होती है, वो सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट फ्रीज होता है। तो ये क्या होगा, इसमें जो फ्रीज होगा वो क्या फ्रीज होगा, वो आपका थोड़ा साफ सा बना देता हूं मैं आपको। वो क्या होगा, सिर्फ सॉलिड ही, सॉल्वेंट वाला सॉलिड ही फ्रीज होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। ये बनाता हूं मैं, ये ऐसे, ओके। तो हमारा डेफिनेशन क्या थी फ्रीजिंग पॉइंट की, जब आपका जिस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर देखिए, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो, वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट देखिए किसका, लिक्विड का। ये लिक्विड का
कौन से वाले, प्योर लिक्विड का, जो प्योर वाटर ले लो आप, ये सॉलिड है, तो ये यहाँ पे दोनों का बराबर हो रहा है, इस पॉइंट पे दोनों का बराबर हो रहा है, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है और ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों का बराबर हो रहा है। क्या बराबर हो रहा है, वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर ये इसका भी इतना है और इसका भी इतना है, किससे, इस टेम्परेचर पे। और ये वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 273 केल्विन होता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहां करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का तो अभी नहीं आया इसके बराबर, तो सॉल्यूशन का इसके बराबर कब आएगा, आगे चलिए थोड़ा और आगे चलिए, यहाँ पे आ गया। तो ये जो होगा, ये पॉइंट जो होगा, मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, या माइनस में होगा जो भी -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप कुछ भी समझ सकते हो, कम है मतलब। तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉलिड के, यहाँ पे सॉल्यूशन का इस पॉइंट पे, इस सॉल्यूशन की वेपर्स और सॉलिड की वेपर्स क्या बराबर है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने फिर आपको बोला, आपने क्यों दोनों एक ही सॉलिड से दोनों को क्यों कर लिया। यहाँ पे जो सॉलिड जो जमता है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, सॉलिड जो जमता है, सॉलिड जो फ्रीज होता है ना, वो सॉलिड से सॉल्वेंट फ्रीज होता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल नहीं फ्रीज होता। तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो क्या है, नॉन वोलेटाइल फ्रीज, जो आपका सॉल्वेंट है वो फ्रीज होता है। अगर आपको नमकीन वाटर लेके, नमकीन वाटर, आपको सॉल्टी वाटर अगर फ्रिज में जमा करेंगे और बीच में आप इक्विलिब्रियम देखेंगे, तो लिक्विड और थोड़ा पार्ट लिक्विड होगा, थोड़ा सॉलिड होगा, तो लिक्विड वाला पार्ट होगा उसमें ज्यादा, उसमें क्या होगा, चीनी, सॉरी नमक जो होगा, सॉल्ट होगा उसके अंदर होगा, और बाकी पार्ट जो आपका जो क्रिस्टल बनेगा वो क्या होगा, आपका प्योर सॉल्वेंट होगा। तो इस तरीके से जो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो सॉल्वेंट का होता है। ओके, तो ये क्या होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, ये सॉल्यूशन, ये क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आपका प्योर लिक्विड का, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टी एफ। तो ये डेल्टा टी एफ क्या है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो आपका प्योर का और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे हो गया, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जबकि उसका यहां था तो इसका क्या हो गया, यहाँ डिक्रीज हो गया। और मैंने आपको बताया था एंट्रोपी वाला रीजन देखे कि क्या रीजन होगा कि क्यों कम हो जाता है, और ग्राफ से आपने समझ लिया कि किस तरीके से ये कम हो गया। ओके, इस तरीके से ये आपका कम हो जाएगा, देखिए यहाँ कम हो गया, ग्राफ से समझ में आ गया आपको फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आप जितने नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे, आप जितने आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे, इतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, जितनी इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी उसको फ्रीज करने में इतनी मुश्किल होगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा जितना आप इसे बढ़ाएंगे। तो ये जो डिप्रेशन आ रहा है ना, इसका जो डिफरेंस आ रहा है, डिप्रेशन जो आएगा, डेल्टा टी एफ जो आएगा, वो क्या होगा, वो काय पे डिपेंड करेगा, वो मोलिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब ज्यादा आप डालेंगे तो ज्यादा आएगा, कम डालोगे तो कम आएगा। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड ज्यादा डालोगे ज्यादा आएगा, कम डालोगे तो कम आएगा, तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आप यहाँ लगा देंगे के एफ क्या है, ये आपका ये जो चीज है आपका, ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट काय पे डिपेंड करेगा, ये हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इसका सॉलिड से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही, मोलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोलिटी तो आपको फॉर्मूला पता ही है आपको। और अगर आई के टर्म में लिख सकते हैं आप, अगर आपका एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप उसको आई के रेस्पेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है। के एफ का और फॉर्मूला क्या सकता है, के एफ का फॉर्मूला ये होगा, आर गैस कांस्टेंट जो पहले बोले थे हम उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टी एफ सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक मोल को फ्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी निकलेगी, या फिर एक मोल आइस को मेल्ट करने के लिए, या कोई भी किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी का खर्चा होता है, जितना रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती है, वो आपकी डेल्टा एच फ्यूजन होती है। कभी कभी यहाँ लेटेंट हीट दे रखी होती है, तो लेटेंट हीट को क्या करना है आपको, अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दे रखा, एंथैल्पी नहीं दे रखी, तो लेटेंट हीट में क्या हो, आप मोलिकुलर मास की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मोलर मास की जो उसका मोलर मास होता है उसका, जिसकी भी दे रखी है, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो आर आपको पता है, ये पीछे आपको पता है सब, तो आपका के एफ स्पेशल आप निकाल सकते हैं। और के एफ की यूनिट क्या होगी, वही होगी सेम, के एफ की यूनिट क्या होगी, के एफ की यूनिट होगी डेल्टा टी एफ अपॉन एम। एम क्या होता है,
मोल पर केजी ऊपर चला जाएगा, ये ठीक है। टेम्परेचर केल्विन केजी पर मोल, ये आपकी यूनिट हो जाएगी केएफ की। क्रायोस्कोपिक बोलते हैं, या मोलर, इसको बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इस तरीके से बोलते हैं। आपको सेम एम और कैसे कर सकते हैं आप, इसको और चेंज कर सकते हैं। ये तो पता ही है ना आपको, डेल्टा टीएफ कैसे लिखना है। ज़्यादा वाला कौन सा है इसमें, ये है। तो आप इसको पहले इसको लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ये किसका, प्योर का। तो डेल्टा टी नॉट एफ माइनस क्या, डेल्टा टी, ये कौन है भाई साहब, प्योर है। ये क्या, ये प्योर था और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये डिफरेंस ही तो होता है डेल्टा टी एफ। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, मान लो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 0 में से माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस आ गया, 0 माइनस माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 का डिफरेंस आ गया। डेल्टा टी एफ क्या होगा, 4। तो डेल्टा टी एफ तो ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या होगा, के एफ, एम को क्या लिख सकते हैं आप, एम को तो वो लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिख सकते हो आप। नंबर ऑफ मोल्स को आगे ओपन कर सकते हो आप, सेम आगे क्या हो जाएगा, के एफ यहाँ लिखो आप, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू वेट इंटू केजी, है ना। तो ये मोलिकुलर मास है, तो देखिए यहाँ वेट है। तो देखा आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन, ये डेल्टा टी एफ, ये डेल्टा टी एफ ही तो है। डेल्टा टी एफ क्या है, देखो ये मैंने इसके यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, तो वो क्या है, मोलिकुलर मास की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो मोलिकुलर मास का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो नोट नहीं किया तो कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए वहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ क्या हो गया, बराबर होगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना, पर केजी नहीं है, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है। तो ये यहाँ पे डब्ल्यू बी इधर ले चले जाओ, ये सॉरी डब्ल्यू ए, ये एम बी इधर ले जाओ, तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो आप ऐसे ही आप इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब उसमें भी निकाल सकते हो आप, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी निकाल सकते हो आप। डेल्टा टी एफ इधर ले आओ, ठीक है। आई की जरूरत पड़ी तो आई को शामिल कर लो, अगर आई आपका वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो इस तरीके से आप उसको शामिल कर सकते हो। तो ये क्या था आपका डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमारा के एफ का भी हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, जो आपका के एफ की बात भी हो गई हमारी, और यहाँ पे हमारा डेल्टा टी एफ की बात हो गई। डेल्टा टी एफ क्या है, हमारा डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो देखो डायरेक्टली क्या पे करता है, मोलिटी पे। मोलिटी क्या पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड जितने ज्यादा होंगे इतना आपका डेल्टा टी एफ आएगा। तो ये भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पे वो डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके।